सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि जैसे जैसे कोरोना का जोर कम होगा, सियासी आतिशफशां से लावा उगलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस सियासी आतिशफशानी की निशानियों का ज़हूर होने लगा है। कहीं उज़ैर बलोच की JIT पर बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी की सूरत, कहीं 18वीं तरमीम पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस की शक्ल में, और कहीं APC के नाम पर होने वाले राबतों और मुलाकातों की कहानी भी सियासी हलचल के गिर्द घूम रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। इन सवालात के ताने बाने इस बात से जोड़े जा रहे हैं कि हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 माह की मोहलत मिली है। ये मोहलत किसके लिए है? वज़रा के लिए या वज़ीर आज़म के लिए? मोहलत किसने दी है? गर्ज ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जिनका जवाब ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो वज़ीर आज़म की ज़ात पर सवाल उठा दिया है। बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम है कि इमरान खान का वज़ीर आज़म रहना मईशत ही नहीं, जमहूरियत बल्कि इससे भी बढ़कर हर पाकिस्तानी के लिए खतरनाक है। इनकी बयानबाजी में भी वजन लगता है कि जब से PTI हुकूमत में आई है, मुल्क को एक के बाद एक बहरान का सामना है। पेट्रोल का बहरान हो या आटे का, चीनी का बहरान हो, और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कुछ हुकूमती वज़रा ने नाअहलियों के ऐसे नमूने पेश किए कि हुकूमत की गवर्नेंस पर भी सवाल उठ खड़े हुए। अपोजिशन का दावा है कि वज़ीर हवाबाजी के एक बयान ने कौमी एयरलाइन का भट्टा ही बिठा दिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स को सवालिया निशान बना दिया। इसीलिए सियासत में APC का शोर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि अपोजिशन का एहतजाज हुकूमती नाअहलियों के खिलाफ है या फिर इसके मकासद कुछ और हैं। वाकिफान हाल इसके ताने बाने 18वीं तरमीम से जोड़ रहे हैं। क्या हकीकत है और क्या फसाना? पीपल्स पार्टी की सियासत क्या है और नून लीग का प्लान क्या? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन आज सवाल पहला मेरा नहीं है। आज बाबर डोगर साहब जो हैं वो आपको पता है कि आपके बारे में मालूमात भी रखते हैं, आपके करीबी दोस्त भी हम कह सकते हैं उनको कि आपकी मुलाकातें रहती हैं। तो आज बाबर साहब आप पहला सवाल करेंगे। जी फ़याज़ साहब, कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर इमरान खान को टारगेट बनाया और इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी। उनमें एक इल्ज़ाम ये था कि वफाकी हुकूमत ने ये जो टेस्ट हैं ये कम करके, ये जो टेस्ट कम करके हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जब तक वज़ीर आज़म हैं उस वक़्त तक पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत और हर पाकिस्तानी की सेहत भी ख़तरे में है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने कल भी कहा, मैंने आज भी कहा कि अगर तो बिलावल ज़रदारी साहब का ये कहना कि जमहूरियत और मईशत के लिए ख़तरा, अगर वो जमहूरियत को कहते हैं बिलावल ज़रदारी और मईशत को कहते हैं आसिफ ज़रदारी, तो फिर तो वाक़तन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत शदीद ख़तरा है जनाब मईशत के लिए और जमहूरियत के लिए। लेकिन अगर तो मईशत और जमहूरियत पाकिस्तान की ओरिजिनल जो है ना वो जमहूरियत और मईशत है, तो अल्लाह पाक के करम से वो मईशत और वो जमहूरियत परवान चढ़ रही है। एहतसाब के बगैर ना जमहूरियत परवान चढ़ सकती है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी दुरुस्त हो सकती है। एहतसाब जब इनका होता है और इनकी करप्शन की टीटियाँ पकड़ी जाती हैं तो इनकी सीटियाँ जो है ना मरीख तक सुनाई देती हैं। और बात अगर करने की करूँ तो मुझे हैरानगी होती है बिलावल ज़रदारी साहब पे कि बिलावल ज़रदारी साहब का अब एक ही काम रह गया है, महीने में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और 2 महीनों में एक तकरीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में करना, रटी रटाई लिखी लिखाई। उसके अलावा और कोई काम नहीं है। कोविड-19 के 5 महीने गुजर गए। इन 5 महीनों में मुझे बताएं कि बीइंग अ अपोजिशन लीडर, बीइंग एक 3 नस्लों तक हुक्मरानी करने वाले ख़ानदान के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से और एक पार्टी के हेड होने की हैसियत से मुझे बताएं अंदरूनी सिंध से लेके खैबर से लेके कराची तक, चतराल से लेके गवादर तक इस साहब बहादुर ने कितने दौरे किए। ये बिलावल ज़रदारी साहब जो अपने साथ भुट्टो की पख लगाए फिरते हैं, और मैंने आज कहा है वो सारी चीज़ वायरल हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जनाब सोशल मीडिया में कि एक ट्रक के पीछे लिखा होता है F-16, तो वो F-16 लिख देने से वो ट्रक जो है ना वो जंगी त्यारा नहीं बन जाता। इसी तरीके से वो एक गधा गाड़ी है, उसके पीछे लिखा होता है मिराज त्यारा, तो उसके मिराज त्यारा लिखने से वो जंगी जहाज़ नहीं बन जाता।
इसी तरीके से बिलावल जना जरदारी ने अपने साथ भुट्टो लगा के अपने बाप की करतूतों से बचने के लिए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जना वो लिगेसी लेने के लिए ये नाकाम कोशिश करते हैं। झूठ के ऊपर, जाली वसीयत के ऊपर इनकी पार्टी और इनके वालिद साहब की सियासत, और इसी झूठ और फरेब के ऊपर इनकी अपनी नस्ल और इनके अपनी सियासत, वो सारी झूठ और फरेब के ऊपर है। लेकिन ऐसे फयाजुल हसन साहब, इमरान तो खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, हत्ता के यहाँ तक के पंजाब में जादू और करप्शन से सब कुछ चल रहा है। अब आप वज़ीर इत्तलात भी हैं पंजाब की। ये बिलावल भुट्टो साहब के बयानात हैं, ये उनके जवाब, उनके सवाल हैं, आपके पास क्या जवाब है इसका? उसामा साहब, अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि इस 22 महीनों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ात और उनका ख़ानदान, उसके हवाले से कोई एक चीज़ आप बता दें कि कोई बंदा उंगली उठा सके। दूसरी तरफ जो इनकी सियासत, इनकी माशरत, इनकी सकाफ़त, इनका तमद्दन, वो बच्चा हूँ मैं, छोटा सा पर काम करूँगा बड़े बड़े के मज़ाक। 9 उम्री के अंदर 12-13 साल की उम्र में साहब बहादुर ने जनाब टीटियाँ और जाली अकाउंट्स के वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। करप्शन के वो तरीके ईजाद किए हैं जो बड़े बड़े चोर, लुटेरे और गुरु और नौसरबाज वो नहीं ना समझ सके ना ईजाद कर सके। जो इस छोटे से बच्चे ने जनाब अपनी 9 उम्री में अपने वालिद साहब की शागिर्दी में, और वालिद साहब भी आला नस्ल के जनाब साइंटिफिक तरीके के डाकू जाने माने और गर्दाने जानते हैं। ये लोग बात करें कि फ़लाँ बंदा जनाब वो करप्ट है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से बात करें कि जिनके मुतल्लिक बच्चा कहता है यार उनकी ज़ात, उनका ख़ानदान के हवाले से कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र नहीं आएगी। असल में इनको बुग़्ज़ क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस वक्त बुग़्ज़ ये है, पिछले 5 महीनों में कोरोना वायरस कोविड-19 आया, इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और गैर मुतहिदा अपोजिशन, जिसको आप मुतहिदा अपोजिशन कहते हैं, आजकल मैंने नया नाम इनका निकाला है गैर मुतहिदा अपोजिशन। इस गैर मुतहिदा अपोजिशन की ये सोच थी और ये इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि मामलात जो है वो कोरोना वायरस के कंट्रोल में नहीं आएंगे। पाकिस्तान में नौज़बिल्ला माज़अल्लाह लॉलेसनेस का माहौल बनेगा, इकानमी तबाह हो जाएगी, गुर्बत का बेतहाशा जनाब फैल जाएगी और मामलात हुकूमत के हाथों से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हाथों से निकल जाएंगे। फिर जनाब ये डफली लेके, बाजा लेके, पीपनी लेके, सारंगी लेके जनाब ये हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में निकल आएंगे। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह पाक ने हस्बे साबिक इनकी किस्मत में रुसवाई जग हसाई लेकर आए। आज अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, पाकिस्तान के अंदर वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसका तसव्वुर पहले दिन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दिया था, उसकी वजह से आज कोरोना वायरस का फैलाव रुक गया, नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है और आलमी अदारे ये बता रहे हैं कि ये खात्मे की तरफ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इनके पेटों में मरोड़ उठे हुए हैं। वो जैसे प्रेशर कुकर के नीचे से जब वो तपश बढ़ती है ना आग की, तो ऊपर से सीटियां बजना शुरू होती हैं। इनके अंदर जो बुग़्ज़ और अनाद की जो ना वो जब आग भड़क के ना इनकी अब सीटियां निकल रही हैं बुग़्ज़ और अनाद के मारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ। बाकी होना कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, गैर मुतहिदा अपोजिशन है, भैंगे की आंखें जिसका दो नहीं मिलती। इनकी सोच, नज़रियात, इनका विजन, इनका स्कूल ऑफ थाट, इनकी आइडियालॉजी नहीं मिलती आपस में। आप मुझे खुद बताएं कहाँ पे मौलवी फजलुर रहमान और कहाँ पे आसफ जरदारी, कहाँ पे बिलावल जरदारी और कहाँ पे बेगम सफदर अवान, कहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कि जो कहते थे उल्टा लटकाऊंगा, सीधा लटाऊंगा, पीटी कराऊंगा, लड़काने की गलियों में, लड़काना के चौकों में, और कहाँ पे आसफ जरदारी। ये कभी इकट्ठे हो सकते हैं? कभी भी नहीं। ये सिर्फ अपना जो चंद वोटर बचे हैं उनको बचाने के लिए ये इस किस्म की टकटलियाँ करते हैं। फयाज साहब बिलावल भुट्टो को तो पहले छोड़ें, एक साइड पे करें। नून लीग के एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंस के लिए एक दरख्वास्त दे दी है। अब हुनो कह रहे हैं कि जनाब कि हुन पता चलेगा कि नैब फेस देख दी है या केस देख दी है। तो सर हुन दसो कि नैब की देखेगी, केस देखेगी या फेस देखेगी? आप मुझे एक चीज़ बताएं, मैं इसके पहले के अक्सर कहता हूँ काला काछा के सुकरात और नारोवाल के अरस्तु साहब, मुझे तो हैरानगी होती है। अच्छा भला शरीफ आदमी था, बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन आले शरीफ की नौकरी करके अपनी इज़्ज़त सदात भी उसने गंवा दी। हालत ये की कि एक सैनिटरी वर्कर का जनाब इन्होंने अकामा बनाया हुआ है।
इस फ़र्द का जो आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने का रवादार था और अपने आप को डॉक्टर और प्रोफेसर ये साहब बहादुर अपने आप को कहते थे, ये सैनिटरी वर्कर का ये जनाब उकामा लेके बैठे हुए थे सऊदी अरब का, किसके लिए? सिर्फ अपनी करप्शन के लिए और अपने जना हराम के पैसे को छुपाने के लिए। इनसे पूछें कि PHA में इनके भाई ने आपकी सरपरस्ती में 100 करोड़ रुपए के जनाब मुल्तान, लाहौर और पिंडी की जितनी मेट्रो ट्रेन और आपके मेट्रो प्रोजेक्ट्स थे, मेट्रो बसेस के, उसके नीचे फूल, पत्तियां और मीनाकारी करने के लिए 100 करोड़ रुपए लगा दिया। तो खुदा के बंदे, करप्शन में तुम सर से लेके पाँव तक डूबे हुए हो। तुमने अपनी तालीम, अपनी प्रोफेसरी, अपनी डॉक्टरी, अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड का बेड़ा गर्क इस करप्ट और बदयानत ख़ानदान की नौकरी चाकरी सिर्फ इस वजह से करने के लिए कि तुमने खुद भी हराम का अन्ना पैसा कमाया। तुम किस तरीके से बात करते हो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर? तो पहले आप नैब के अंदर अपनी जनाब कुछ परतीब का जवाब दो। जो आपने जनाब वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी जो है जो खाते खोले हुए थे करोड़ों रुपए के, अपना जवाब देना नहीं है और आके जनाब खुद ही। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात क्या है, ये आते हैं नैब की अदालत में, आने से पहले जनाब ये बयान देते हैं और बयान देने के बाद ये खुद ही जनाब SHO बनते हैं, खुद ही FIR काटते हैं, खुद ही अदालत का जज बनते हैं, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही जनाब प्रोसिक्यूटर बनते हैं, खुद ही वकील सफाई बनते हैं और एंड में जनाब फैसला दे के चले जाते हैं कि 80 बेगुनाह और वज़ीर आज़म इमरान खान जनाब वो मुजरिम। यार अजीब बात है यार, खाओ पियो तुम, हरामकारी करो तुम, मुल्क को लूटो तुमने जनाब दिल जमी के साथ तुमने सारा इस मुल्क का पैसा लूट के अकामे बना के सैनिटरी वर्कर के तुम जनाब बाहर अपना पैसा छुपाओ और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अदालत सजा के अपना पर्चा काट के जनाब आप इमरान खान साहब के ऊपर बोलना शुरू हो जाओ। अच्छा, तो ये इनका स्टाइल है। ये तो बात होगी साहब की, लेकिन इमरान खान साहब पर एक और बड़ा एक वार हो रहा है, वो ये कि इमरान खान ने कश्मीरियों को लावारिस और तन्हा छोड़ दिया है। चलो ये तो एक बयानबाजी के हद तक चले कह सकते हैं कि ये ऐसी बात कह दी, लेकिन सिर्फ तकरीर या ट्वीट से तो कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। ये बात तो बिलावल भुट्टो की ठीक नजर आती है, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? उस्मा भाई, जिनकी उम्र है ना 6, 7, 8 साल सियासत के अंदर या सहाफ़त के अंदर, उनको तो पता नहीं होगा, या 15 साल जिसकी उम्र है उसको भी नहीं पता होगा, या जिसकी 20 साल है उसको भी नहीं पता होगा। जिसकी उम्र है ना 40 साल, 35 साल, 30 साल से ज़्यादा सहाफ़त के अंदर भी और सियासत के अंदर भी, वो ये जानता है कि 1999 के अंदर इनकी वालदा मोहतरमा थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। इंडिया का वज़ीर आज़म था राजीव गांधी, वो आया दौरा करने, कुछ साल कॉन्फ्रेंस थी शायद, वहाँ पे आया। इन्होंने सिर्फ इंडिया को और राजीव गांधी को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मैरियट के सामने वो जो कश्मीर हाउस है ना, उसकी तरफ जाने वाले कश्मीर हाउस के एरो के निशान वाले बोर्ड वो हटा दिए थे। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, खरल साहब अगर आपके साथ बैठे हो, पुराने साफ़ी हैं, वो आपको इसको अगर ऑन ना करें तो जो सज़ा चोर की वो मेरी सज़ा। ये है वो पीपल्स पार्टी, ये है वो पीपल्स पार्टी। जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो जनाब इन्होंने इसी इंडिया के साथ वो झुकाव इनका था कि जब बम्बई वाक़े हुए तो इन्होंने फ़ौरन कह दिया कि जनाब इसमें ISI के जनाब लोग इन्वॉल्व हैं और ISI का चीफ फ़ौरन जाए जनाब के जस्टिफिकेशन दे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को। पहली और आखिरी दफ़ा किसी ने नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान की किसी सिविल हुकूमत ने कि पाकिस्तान की बाइज़्ज़त और बारोब और विजिलेंट हमारी जो एजेंसी है, हमारे सर का ताज है, उसको ओपनली माना था कि उसमें से कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व है बम्बई धमाकों के अंदर, और ऑर्डर किया था रहमान मलिक की तरफ से और इनके आसिफ जरदारी की तरफ से और यूसुफ गिलानी साहब की तरफ से कि जाओ जाके इंडिया में जाके जस्टिफिकेशन देकर आओ। वो अलग बात है कि फिर किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया गया। ये लोग कश्मीर की बात करेंगे, ये लोग इंडिया की आंखों में आंखें डालेंगे और उस फर्द के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसके 22 महीने की वजारत उज़्मा गवाह है। पहले ट्वीट से लेके वज़ीर आज़म बनने से लेके अब तक अपनी बात का आगाज़ कश्मीर की आज़ादी, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को खराज तहसीन और कश्मीर के मसले को उजागर करने से शुरू होती है और अपनी बात का अख्ताम भी जाना, चाहे रीजनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो या लोकल फोरम हो या नेशनल फोरम हो, वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात
कश्मीर, मसला कश्मीर, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उस पर ख़त्म होती है और उसी पे शुरू होती है। उसके मतलब ये बिलावल ज़रदारी ये बातें कर रहा है और अपने गिरबान। लेकिन एक बड़ा वाकई ये एक बड़ी सीरियस चीज़ है कि यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर हुकूमत ने अफवान ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर खोल दिया। मेरा मतलब है कि आपको कोई और दिन नहीं मिला, ये किसी और दिन भी ये काम हो सकता था। यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर जब पूरी कौम यहाँ पे गम में मुब्तला है और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ वाघा खोल रही है ट्रांजिट ट्रेड के लिए। मतलब ये चीज़ें पिछली गवर्नमेंट भी यही कर रही थी, आपकी गवर्नमेंट भी यही कर रही है। यार ये कोई इशू नहीं है। आप कहें पाकिस्तान और इंडिया के आपस के जो मामलात हैं, लड़ाई झगड़े भी जारी रहते हैं और आपकी तिजारत भी होती रहती है और उस तिजारत की आपकी तिजारत नहीं है, फिर आपके कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो है ना, आप एक ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा के पाबंद हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पाबंद हैं, आप आलमी अदारों के पाबंद हैं। आलमी अदारों का पाबंद होने के नाते से आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको जो है वो अपने दुश्मन को भी जो है ना वो कुछ तिजारत के हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, एटमॉस्फेयर के हवाले से, माहौलियात के हवाले से कुछ चीज़ों पे जो है ना वो आपको जेस्चर देना पड़ता है। फयाज साहब, जो लोड शेडिंग का मसला है वो तो एक नाकामी नज़र आ रहा है हुकूमत की। यानी बिलावल ये तक कह रहे हैं कि जी कराची में बिजली आती नहीं, बनी गाला में जाती नहीं, तो ये तो वफाकी हुकूमत हल नहीं कर सकी ये मसला। ये तो एक नाकामी है आपकी हुकूमत की। मैं तो हैरान हूँ। बिलावल को चुल्लू पर पानी लेके डूब मर जाना चाहिए। 13 साल से हुकूमत उनकी है, 45 साल से इनका ख़ानदान हुकूमत कर रहा है, 3 नस्लों ने हुकूमत कर ली। पिछले 12-13 सालों के अंदर मुसलसल हुकूमत की जना वफाक के अंदर भी सूबे में इन्होंने जना वो इलेक्ट्रिक का क्या बिगाड़ लिया। इन्होंने कराची के अंदर जना क्या बेहतरी पैदा कर ली जो हमसे जना ये 22 महीनों के अंदर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बाकी इस इशू के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा डीपली कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये बहुत गुंजन सा कोई मसला है और कोशिश में हम लगे हुए हैं कि अल्लाह पाक करम करे। चले इस पर ज़्यादा नहीं करते, लेकिन बिलावल जो हैं वो वज़ीर आज़म को बार बार मनाज़िर का चैलेंज दे रहे हैं, तो ये चैलेंज वज़ीर आज़म कबूल क्यों नहीं करते? यार उसामा भाई, आप बार बार इसको बिलावल भुट्टो क्यों कहते हैं? चंगे पलट भी हसबी नस्ली आदमी हो। दुनिया में ना सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी नस्ल जो है ना वो औरत से जो है ना वो आगे जाएगी। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना, जिनकी नस्ल जो है ना हज़रत मरियम बीबी के जना से अलैहिस्सलाम से निकली। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आगे आ रही है। बाकी नस्ल जो है वो मर्द से आती है। आप फजूल का उसको भुट्टो बनाने लगे हैं। मैं आज भी मैंने ये कहा, सारे टीवी चैनल चला रहे हैं कि ट्रक के पीछे जनाब F-16 लिख दो तो क्या वो जंगी त्यारा बन जाएगा? गधा गाड़ी के पीछे जनाब आप जनाब मिराज त्यारा लिख दें तो क्या वो जनाब जंगी जहाज बन जाएगा? बिलावल ज़रदारी है। ज़रदारी क्या करें इसको सिर्फ शर्म आती है कि ज़रदारी का नाम लगने से जो ना वो इसकी इंसल्ट होती है, क्योंकि बदनाम ज़माना है वालिद मोहतरम। और वालिद मोहतरम के वालिद मोहतरम वो है जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ निकाली हुई हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, बुरा भला कहा हुआ है। तो कहने का मकसद यह है जो इसकी असल नस्ल है उसके मुताबिक इसको पुकारे बिलावल ज़रदारी साहब, उसको फ़ख्र करना चाहिए। मैं गुजर हूँ जना, मुझे फ़ख्र है मैं गुजर हूँ, सीना तान के मैं कहता हूँ मैं गुजर हूँ। मैं जाके अपने साथ जना कुछ और अपनी नस्ल लिख लूँ फिर, तो इस वजह से इसको बिलावल ज़रदारी बुलाया करें। जिस तरीके से बाकी इनकी पार्टी और ये लोग बेवकूफ़ बनाने लगे हुए कौम को, आप भी जना साथ शामिल हो जाते हैं सारे। मैं हैरान हूँ, एंकर भी और तजिया निगार भी। चले फयाज, आपकी फरमाइश पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह लेते हैं। अच्छा, वो असल इशू ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपकी फरमाइश पर बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान को मुनाज़े का चैलेंज दे रहे हैं, तो वो चैलेंज कबूल कर लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिलावल का मुंह बंद हो जाएगा। क्यों इमरान खान उसके मुनाज़े का जवाब क्यों नहीं दे रहे, चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर रहे? बिलावल ज़रदारी जना आसमान की तरफ थूक रहा है। वो आसमान पे थूको ना तो अपने मुँह पे आता है। जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर हीरो जाने माने पहचाने और गर्दाने जाते थे ना पूरी दुनिया में, पहली बात यह उस वक्त इसकी पैदाइश ही नहीं हुई थी। और उसके बाद भी जब ये जाने माने जाते थे
तो निक्कर पहन के जो है ना ये खेला करते थे, लॉलीपॉप खाया करते थे, लॉलीपॉप। समझ गया ना? इसको पहले अपनी शक्ल, अपनी औकात देख के बात करनी चाहिए कि यार तेरी उम्र कितनी है, तजर्बा कितना है, ठीक है ना जी, हैसियत क्या है, फिर उसके बाद तुम जनाब चैलेंज दो। मैंने इसको चैलेंज किया है, मुराद सईद ने चैलेंज किया है, पहले हमारे सामने आके बात कर लें। पहला तो मुराद सईद उस फ्लोर के अंदर बैठा हुआ है, फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें जनाब ये साहब बहादुर भी हैं, इनको को पहले मुराद सईद का जनाब आप मुकाबला कर लो। मुराद सईद साहब उठते हैं तो ये इस तरह भागते हैं जैसे भूख बकरा जना देख के बंदा कमरे से भागता है, ठीक है ना जी। इन्हें कहो कि मुराद सईद साहब का मुकाबला कर लें, मुराद सईद साहब का मुकाबला कर लेंगे, उसके बाद मेरे मुझ जैसे नाकिस आदमी के साथ बैठ जाएं, टीवी चैनल पे बैठे या कहीं पे भी बैठे, मुकाबला कर लेते हैं। मैं साबित करूंगा कि आप, आपके वालिद, आपका पूरा ख़ानदान, आप लोग करप्ट भी हो, बददियानत भी हो, नाअहल भी हो, नकम्मे भी हो, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी हो, इस मुल्क की मुआशी, माशरती, सकाफती और सियासी बुनियादों के लिए आप ज़हर कातिल भी हो। मैं साबित करूँगा, इनकी हिस्ट्री के ज़रिए से साबित करूँगा। और बिलावल साहब की भी जो नैन नच्छन है उनको सामने रख के पूरी दुनिया के सामने साबित करूँगा। पहले मुराद सईद साहब से कर लें, बाद में मुझ जैसी नाचीज़ से कर लें, फिर उसके बाद आगे देखेंगे ये कहाँ जाके इन्होंने मुकाबला किया। चले वो मुनाजरा तो देखेंगे। अभी तरफ से फायरिंग हो रही है वो है JIT पर। अब कहा जा रहा है जी जितनी मर्जी JIT ले आए, हम डरने वाले नहीं हैं, ये JIT खुद PTI के गले पड़ गई है, पीपल्स पार्टी को बसाने चले थे, अब तो राबतों का इल्ज़ाम गैंग के लोगों से PTI पर आ गया है। अच्छा, मैं ना उज़ैर बलोच के इशू पे मैं पिछले 20-25 दिन से देख रहा हूँ, मुझे हंसी आती है। मैं इस पर बयान भी नहीं दे रहा, आपने देखा होगा मैंने इन 20-25 दिनों में ना ये उज़ैर बलोच के इशू के ऊपर, यार कितने अफसोस की और शर्मिंदगी की बात है। बच्चे बच्चे को पता है यार पीपल्स अमन कमेटी क्या थी, लियारी गैंग वार क्या था, उज़ैर बलोच क्या था, शर्जील मेमन कौन था, ठीक है जी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने तो यार बैकआउट कर लिया था कुरान पाक हाथ में रख के, कुरान पाक सर पे रख के, उसने तो चलो तौबा ताइब हो गया था, उसने सारी बातें की। सबको पता है मुजफ्फर टप्पी कौन है, फरियाल तालपुर साहिबा कौन है, सबको पता है मुराद अली शाह साहब ये जो वज़ीर आला है, ये वज़ीर ख़जाना की हैसियत से क्या थे, सबको पता है डॉक्टर आसिम कौन है। सब लोगों को एक एक चीज़ पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाबर डोगर साहब को भी पता है, असद खरद साहब को भी पता है। और मज़ेदार बात यह है, मुल्क के छीमे नाई से पूछेंगे, मुदे कसाई से पूछेंगे, दिलबर हलवाई से पूछेंगे, पप्पू नान भाई से पूछेंगे, सबको पता है कि ये सारे लोग इस बिलावल हाउस, जरदारी हाउस के घर की बांदियाँ और लोडियाँ थीं। इनके वो फ्रंटमैन कातिल और डकैत थे जो डेली की बुनियाद पे डेली करोड़ों रुपए के भुत्ते और मंथलियाँ जनाब इनके पास लाया करते थे। मैं पिंडी में रहता हूँ, इस्लामाबाद के जरदारी हाउस की खुदा की कसम जब इनकी हुकूमत थी, कानों को हाथ लगा के ये कह रहा हूँ, लोग बताते हैं जो वहाँ के मुलाजमीन थे कि नोटों के वो अंबार आते थे सारा दिन कि तकियों के अंदर, पलंगों के नीचे, सोफों के नीचे, वो आपके फ्लश में, बेसनों के अंदर, वॉशरूम के अंदर, किचन के अलमारियों में किधर पैसे तुन के रख के ये थक जाते थे जना, और वो पैसे खत्म नहीं होते थे। करप्शन की लूट मार की इंतहा थी जरदारी साहब का वो दौर, और पिछले 13 साल से जना इस सिंध के अंदर इनकी हुकूमत। और बातें ये इनकी सुनो तो कहते हैं जेब में नहीं है झेला। फयाजुल साहब मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, आते रहें क्योंकि APC के हवाले से बात करनी है, शुगर स्कैंडल के हवाले से अब एक और अहम फैसला आ गया है, और इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि जी हर एमनेस्टी स्कीम से उन्होंने फ़ायदा उठाया। इन सब पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। फयाजुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलाआत पंजाब हमारे साथ हैं, और हम बात कर रहे हैं जो तनकीद हो रही है इस वक्त इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। और अब तो एक और मामला सामने आ गया है बाबर साहब, वो इमरान खान साहब पर एमनेस्टी का भी इल्ज़ाम लगे थे कि हर जगह। देखिए बिल्कुल ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। देखिए फयाज साहब, इस पर अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो तो बार बार ये कहते रहे हैं, नेशनल असम्बली के इजलास में भी ये उन्होंने कहा, हालिया जो नेशनल असम्बली का इजलास था
कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। लेकिन बिलावल अब ये कह रहे हैं, बल्कि वो ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में जो सबसे पहला NRO हुआ वो इमरान खान साहब ने हासिल किया और एमनेस्टी स्कीम जो थी इससे फ़ायदा उठाया। तो सर जी, ये तो उल्टा इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने NRO से फ़ायदा उठाया। इसको कहते हैं मैकावली की सियासत, इसको कहते हैं चाणक्य की सियासत, इसको कहते हैं गोएबल्स की सियासत, कि इतना झूठ बोलो, सफ़ेद झूठ बोलो, काला झूठ बोलो, पीला झूठ बोलो, नीला झूठ बोलो कि लोगों को सच का गुमान हो जाए। यार बच्चे को पता है 2007 के अंदर कि आपका NRO हुआ था, किसके दरमियान हुआ था? मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान। और फिर सुन ले मज़ेदार बात, इस NRO होने से चंद महीने पहले 10 जुलाई 2007 को 10 जुलाई 2007 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी। इधर आपका लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो रहा था। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब पार्टियों ने लिख के दिया कि आइंदा किसी फौजी जनरल के साथ कोई पार्टी कोई डील नहीं करेगी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पीपल्स पार्टी की आला और अरफा रवायात को बरकरार रखते हुए झूठ और फ्रेब और फ्रॉड की सियासत को परवान चढ़ाते हुए इधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलवी फजल रहमान सारी पार्टियों को अपने साथ बुलाया और उधर अंडर हैंड जनाब फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आपकी जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील की और फिर NRO लेकर आए, जिस NRO की वजह से इनके ऊपर जो सैकड़ों कत्तो गारतगरी के, करप्शन के, सैकड़ों लोगों के ऊपर जो मुकदमात थे वो ख़त्म हुए। ये किस मुँह से बात कर रहे हैं कि जना सबसे पहला NRO इमरान खान ने परवेज़ मुशर्रफ से दिया था? लेकिन मेरा ख्याल है ये काफ़ी है पूरी पाकिस्तानी कौम को। लेकिन शुगर माफिया का स्कैंडल आया, ये तो आपके दौर में आया है और उसमें अब सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ये कि जी एक तरफ एक्शन की बात की जाती है, जहांगीर तरीन साहब को जाने दिया गया। तो ये तो अब ये किस तरह का एहतसाब है कि जहांगीर तरीन साहब बाहर बैठे? देखिए, बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टे दिया हुआ था या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टे था रिपोर्ट शुगर कमीशन रिपोर्ट पे, वो ख़त्म कर दिया और कहा कि इनको फौरी तौर पे जो है ना वो जो 3 महीने का लाइन ऑफ एक्शन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हदायत में शुरू हुआ है, जब वो कंप्लीट होगा तो भाई जो रगड़ेगा आएगा बीच में वो रगड़ा जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का होगा चाहे वो मुखालिफ होगा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी इमरान खान साहब की डिस्टिंक्शन है, ये भी PTI की डिस्टिंक्शन है। और इस शुगर कमीशन की जो सारा स्कैंडल है इसमें भी नज़ला सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मुराद अली शाह साहब, आसिफ जरदारी साहब, अनवर मजीद साहब, इन सारों के ऊपर गिरना है। तभी तो इनकी सीटियां ज़्यादा बज रही हैं टीटियों की वजह से भी। और ये जितने बाकी जो इनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस और ये जितनी शुगर कमीशन की रिपोर्टें और शुगर की इन्वेस्टिगेशन, तभी तो ये बिलावल जरदारी साहब साहब वो तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है जिसमें APC की बाज़गश जो है वो दोबारा सुनाई देना शुरू हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान, इन्होंने कहा आज से 3 दिन पहले कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गंदा अंडा कहा। मैं हैरान हूँ, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से इसने रिमार्क्स दिए, बड़े गंदे रिमार्क्स दिए। मैंने उस वक्त भी जवाब दिया, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे दूँ। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान की सियासी टोकरी का वो अंडा, गंदा अंडा है जो टूट चुका है। उसके टूटने की वजह से उसकी जो बदबू है ना, उसकी बदबू के ताफुन से जो है वो पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर लोगों ने नाक बंद किए हुए, अवाम ने नाक बंद किए हुए। अब ये टूट चुका है, इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल तो, लेकिन इसको हज़म नहीं हो रही।
अब ये क्या करते हैं, ये बुग़्ज़ इमरान खान में इन्होंने एपीसी खेल खेल के एपीसी का नाम भी बदनाम कर दिया है। एपीसी भी हाथ जोड़ के कह रही है खुदा दा वास्ता है मेरी जान छड़ो तो किसी और को पकड़ो। हर महीने 2 एपीसी, हर महीने 2 एपीसी, हर एपीसी से पहले बढ़क के जनाब अब हुकूमत गई, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद, कहा जी हुकूमत गई, बजट 3 आए, ये साहब बहादुर आ गए कि जनाब बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गई, लॉन्ग मार्च कर दिया, ऐलान किया, हुकूमत गई। अब लॉन्ग मार्च के जो इनके जनाब स्पॉन्सर थे उनके बकायाजात बाकी हैं, ये अब बकायाजात मांगते फिर रहे मौलाना फजल रहमान। कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं कि मेरे बकाया पैसे दो, मन केड़ी ट्रक की बत्ती पीछे लाया सी। कभी जरदारी साहब के पास जाते हैं, इनके खाते में कुछ भी नहीं आना। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को मशवरा दिया था कि 3.25 साल रह गए, जय नमाज लें, उस पर बैठें, जितने आपने सियासी मुआशी गुनाह किए हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान की कौम भुगत रही है, उसके लिए तौबा ताइब करें, नमाज़ें पढ़ें, नफल नमाज़ें पढ़ें और 3.25 साल सब्र करें। अच्छा, फिर अगला इलेक्शन आएगा 2023 का, तो फिर देखेंगे जना हरा समुंदर गोभी। आपको इन मुलाकातों से खतरा नहीं नजर आ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब, आपने में वक्त दिया। अब हुकूमत को तो कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा अपोजिशन से, लेकिन शुगर माफिया के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है, क्योंकि हुकूमत को एक बहुत बड़ी इजाज़त मिल गई और इस पर मेरी और बाबर डोगर साहब की बड़ी बहस होती रही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तारीख में नहीं हुआ कि इस तरह से शुगर स्कैंडल सामने आया हो, एक इंक्वायरी हुई हो। अब वो केसेस थे, हुकूमत की तरफ कहा जाता था जी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उसके इंक्वायरी के बाद कोई सज़ाएं नहीं मिली और शुगर की कीमत बढ़ती चली गई है। ये बात दुरुस्त है कि इस कमीशन के आने के बावजूद शुगर की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी, चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी, बल्कि और महंगी हो गई। मगर यह मामला अदालतों में था, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सिंध हाई कोर्ट। अब जो स्टे मिला हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आता। अब कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत कोई भी कार्रवाई कर सकती है। बाबर डोगर साहब, अब तो आपका गिला दूर हो गया होगा कि अब तो हुकूमत को इजाज़त मिल गई है कि वो कार्रवाई कर सकती है शुगर स्कैंडल में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये सब्सिडियाँ ली, जिन्होंने ये जाली एक्सपोर्ट दिखाई और गन्ने की कीमत सही देते नहीं रहे, और किस तरह सट्टा किया, जाली अकाउंट्स और ये सारा काला धन सफ़ेद करना। वो इमरान खान साहब असम्बली में कह रहे हैं कि 29 अरब रुपए तो सब्सिडी ले गए इस गरीब कौम से, इस गरीब कौम के ख़जाने से, और 2 अरब टैक्स दिया, तो अब तो पकड़े जाएंगे। उसामा साहब, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि दे आर टू मैनी स्लेव्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो अब इशू ये है कि एक चीज़ तो है कि ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ था उस स्टे ऑर्डर को तोड़वाया, ताकि जो शुगर माफिया था, जो कमीशन में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब सारी कौम फिर हुकूमत की तरफ देख रही है कि हुकूमत क्या करती है। अभी फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, उन्होंने जब शुगर माफिया की बात आई तो उन्होंने सारा मलबा जो था नून लीग और पार्टी की क़यादत पे गिरा दिया कि शरीफ बरादरान थे, जरदारी साहब थे, ओमनी ग्रुप था। लेकिन उन्होंने जहांगीर तरीन या PTI के जो बेनिफिशरीज हैं उनका नाम लेने से वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, उनका नाम नहीं लिया। तो अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ ये सारा मलबा जो है अपोजिशन पे डालती है। बाहर क्यों बैठे हैं? खतरा है तो बाहर बैठे हैं ना, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आज वो शख्स पाकिस्तान नहीं आ रहा। गवर्नमेंट क्या करती है? माजी में तो नहीं हुआ साहब। और दूसरी चीज जो सबसे अहम चीज है, मसला ये है कि जो मामला जहाँ से सारा स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था, वो ये था कि जनाब चीनी 70 रुपये से 85 रुपये किलो हो गई है। क्यों हुई? किन वजूहात की बिना पर हुई? कार्टेल जो था वो कार्टेल का उसमें क्या रोल था? चीनी इंपोर्ट हुई, एक्सपोर्ट हुई, उसके बाद ये था कि जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, उसके बाद ये था कि जनाब ये कार्टेल जो था इन्होंने उसकी मद में सब्सिडी भी ले ली, सारा कुछ था। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में गया मसला, सुप्रीम कोर्ट में गया मसला, लेकिन चीनी की कीमत 1 रुपया कम नहीं। अच्छा, आपको लगता है आप अंदाजा लगाएं कि ये कार्टेल इतना मजबूत है कि इसके आगे हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट सारे पे। अच्छा, चलें, ब्रेक का वक्त है। अब बाबर साहब की बात से मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उनको लगता है कि अब भी कुछ नहीं होगा, कीमत कम नहीं होगी। इस बारे में और बात करेंगे और एक और अहम मौजू है ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला।
तो जनाब हुकूमत को इजाज़त मिल चुकी है कि कमीशन उसने बनाया, फिर उसकी रिपोर्ट आई, फिर कहा जी ये फाइनल नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट, फिर उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। उसमें शरीफ ख़ानदान की मिलें भी थी, ओमनी ग्रुप स्लैश या ब्रैकेट में आप इसको जरदारी ख़ानदान भी कहेंगे, और इसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब के भाई मुनस इलाही साहब की भी थी। तो ये कोई इससे बचा नहीं हुआ। और कमोबेश 50% जो शुगर मिले हैं पाकिस्तान में वो सियासतदानों की हैं या बराह रास्त या उनके किसी रिश्तेदार की। तो अब ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई, और उसके बाद जिस तरह हम बात कर रहे थे कि फिर ये लोग गए और स्टे लिए, अब सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, अब स्टे तो ख़त्म हो गया, केस आगे चलता रहेगा। इसी दौरान एक और दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ख़त लिखा हमाद अज़हर साहब को, वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार, कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हम जो गलत फहमी है इमरान खान साहब को वो दूर करना चाहते हैं। अब वो ख़त का भी लगता है अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई मामला तो उससे तय नहीं हुए। हत्ता कि ये भी खबरें आई कि अब वो शुगर मिल्स के अंदर से भी टूट फूट शुरू हो गई है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब कुछ। तो ये डेंट तो पड़ा है बाबर साहब, लेकिन साहब देखें जितने यहाँ पर कमीशन बन गए हैं, जितनी यहाँ पर जीआईटी रिपोर्ट, पेट्रोल का भी बन रहा है जी, आप देखें कि हर इशू पर कोई भी इशू होता है, चाहे वो पेट्रोल का इशू है, चाहे वो चीनी का इशू है, आटे का इशू है, जो भी इशू है, या जीआईटी बना दो या फिर कमीशन बना दो। और लोगों को ये पता चल गया कि जिस चीज़ पे जीआईटी बनेगी या जिस चीज़ पे कमीशन बनेगा, इसका मतलब ये कि उसमें मिट्टी पड़ गई है। अब ये इसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़, ये कमीशन की रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है, असल इशू ये है कि जो असल लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले और लोगों को सस्ती चीनी मिले। और जनाब अगर कमीशन या रिपोर्टा ते एनजी सारा कुछ हुदा रहा और चीनी मुसलसल 85 रुपए की बिकती रही, तो काटल तो कामयाब है, वो तो हंस रहा है कि जनाब वो मामला सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 3 कमीशन बन चुके हैं। सियासत में जब नैब आएगा सारा मीडिया रो रो के पिट पिट के हशर हो गया, और चीनी आज भी 85 रुपए किलो है। जब नैब, FIA, SECP, ये कंपटीशन कमीशन, स्टेट बैंक जब ये मिलकर कार्रवाइयां करेंगे तो क्यों नहीं इनके अब गिरबाना तक आ जाएगा? ऐसे तो नहीं है, ये इदारे इतने बेकार तो नहीं हो सकते, इतने बेकार नहीं हो सकते। लोगों ने देखा फेडरल गवर्नमेंट बेबस थी, लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट सर बेबस किस तरह थी, ये कमीशन ऑर्डर किया कि चीनी को सस्ता किया जाए, लेकिन इसके बावजूद चीनी सस्ती नहीं हो सकी। तो मैं मेरा कि एक जगह पर जहाँ पर हुकूमत भी खिलाफ है, आपकी कोर्ट्स भी खिलाफ हैं, आपके अदारे भी खिलाफ हैं, और ये चाहते हैं कि चीनी जो है उस अवाम को सस्ती मिले। अगर वो नीतन चाहते हैं कि अवाम को सस्ती चीनी मिले, तो फिर इसमें कौन सी ऐसी रुकावट है, कौन सा ऐसा तगड़ा माफिया है जो हुकूमत से भी बड़ा है, जो अदारों से भी बड़ा है, जिसके सामने कोर्ट्स भी बेबस हैं, जिसके सामने सारे बेबस हैं, और चीनी जो है वो 1 रुपया कम नहीं कर सके। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बावजूद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इसमें इंटरफेयर करने के बावजूद चीनी आज भी 85 रुपये किलो है, लोग आज भी 85 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं। मेरा तो सवाल इतना है कि अभी तक ये सारी ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है, लोग ये सारा तमाशा देख रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने कहा जी आप इनके खिलाफ एक्शन लें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्शन लें, उन्होंने कहा जी अब इशू ये है कि एक्शन के साथ साथ चीनी कीमत कम होनी चाहिए। ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि चीनी जो है उसको एक मुनासिब कीमत पे कम से कम, आटे पे कमीशन आया, आटे पे रिपोर्ट आई, आटा 250 रुपए महंगा हो गया, लोगों ने ऐसे कमीशन क्या करना है मुझे आप बताइए, क्या करना है? आप खुद कहते हैं कार्टेल इतना मजबूत है, अब इसको तोड़ने में तो वक्त लगेगा, सारे लोग तो उसमें बैठे हैं, ये तो हल्का क्या तो बंद कर दें बाहर से वाले, फिर 2020 है, दुनिया कहीं चली गई। अच्छा सर, हम आज तक कार्टेल ही नहीं तोड़ सके। दुनिया की अगर आपने बात की है तो दुनिया अब बदलने वाली है, खास तौर पे एशिया, खुसूसन साउथ एशिया में बिल्कुल एक नया प्लान सामने आ गया है, और इसमें पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई है। हर तरफ इसकी बात हो रही है। चीन और ईरान के दरमियान एक शराकतदारी, एक मुआहदा जिसको लायन और ड्रैगन एग्रीमेंट कहा जा रहा है, और ये अब पार्लियामेंट ईरान की अगर पास कर देती है तो $400 अरब का ये मनसूबा है, $400 अरब का चीन की तरफ से सरमाकारी का मंसूबा कहा जा रहा है अगले 25 साल के लिए। अब अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान को दीवार से लगाया बिल्कुल, और उसके बाद और कोई रास्ता नहीं था, कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जो उसमें इन्वेस्ट करे, तो चीन अब इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। $400 अरब की 25 साल में कही जा रही है। इसमें हाईवेज, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, सनती जोन्स, खासतौर पर बंदरगाहें, ये सब बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी इससे खुद मुख्तारी चैलेंज हो सकती है ईरान की।
असल चीज़ ये है कि 75% इंपोर्ट करता है चीन अपनी ज़रूरियात का तेल, और दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का। तो ईरान अब अगले 25 साल के लिए कम से कम उसको इंतहाई कम कीमत पर सस्ता तरीन तेल देगा, तभी तो चीन खड़ा रह सकेगा अमेरिका के आगे। तो ये गिव एंड टेक है। तो बाबर साहब, अगर ये हो जाता है एग्रीमेंट, और उसके बाद सी पैक भी साथ है, वन बेल्ट वन रोड है, ये सारा उससे जुड़ जाएगा, तो वो भारत का तो सत्यानाश हो गया। वो तो चाबहार में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बड़े पैसे लगा रहा था, वो तो भारत तो वहां से गया, और उसके बाद उसने वो चांस भी मिस कर दिया सी पैक जुड़ने का। अब ईरान, पाकिस्तान, चीन, आगे सेंट्रल एशिया, ये सब अगर जुड़ जाते हैं तो खत्ते में तो बहुत तरक्की होगी। देखिए उसामा साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट ये थी कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान ये मिलकर जो एक ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे थे, और इस मंसूबे पे भारतीय हुकूमत ने, अरकान ने जो था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो भारत उससे दौड़ गया। और वाज़ेह तौर पर जो लग रहा है कि अमेरिका का प्रेशर आया, बिल्कुल सही और कह रहे हैं, भारतीय गवर्नमेंट जो है वो दौड़ गई। 100% यही हुआ। इससे ईरान को भी आंखें खुली कि जो भारत पे इतना रिलाई कर रहा था, और भारत के साथ जो ईरान दहाइयों से बड़े करीबी ताल्लुकात, उस पे डेंट पड़ा। अब दूसरी तरफ चाइना, ईरान जो है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान पे अमेरिका ने तजारती पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, यूरोपियन गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ यूरोप ने लगाई हुई हैं। चाइना जो है वो ईरान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर चाइना को तेल खरीदता है, सस्ता खरीदता है, अगर ये मुआहदा प्रैक्टिकली हो जाता है, कामयाब हो जाता है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा। समझ साहब, ये सारा जो ईरान और चाइना के दरमियान कम्युनिकेशन है, जो सारी ट्रेड है, ये पाकिस्तान के ज़रिए से होनी है। ये सर, ये ग्वादर के जरिए से होनी है। तेल उड़ के तो नहीं चाइना चले जाना, अल्टीमेटली ये इन रोड्स के जरिए जाना है। सस्ती तरीन कम्युनिकेशन जो है, ये सड़कें हैं इनके, और ये जो सी पैक बन रहा है, ये इसमें उसमें राहदारी जो है सर, यहाँ से गुजरेगा जो सामान, उस पर आपको टैक्स मिलेगा। तो ये जो सारी रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, ये बड़ी अहम है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाएगा। मेरा ख्याल है कि इससे इंडिया जो है किसी हद तक आइसोलेट हो रहा है। पाकिस्तान नहीं, लेकिन अमेरिका तो उसका पूरा साथ देने की कोशिश करेगा। सर देखिए, और इन प्लान्स को नाकाम बनाने के प्रेशर पर जो था भारत, उसने तेल लेना बंद कर दिया ईरान से। वो ईरान से तेल भी लेना बंद कर दिया, ईरान से पीछे भी हट गए। ईरान के अंदर जो अरबों रुपए की डेवलपमेंट के वादे किए हुए थे, जो उन्होंने ख्वाब दिखाए हुए थे, उससे भी कई साल हो गए जी। और अब चाइना जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, अरबों डॉलर 400 अरब डॉलर 400 अरब डॉलर के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और अल्टीमेटली ये सारा कुछ पाकिस्तान के थ्रू होना है। पाकिस्तान के बगैर ईरान और चाइना के दरमियान कोई ट्रेड हो नहीं सकती। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जो है, इसको मौका मिलेगा, वो ईरान के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात, तो इसमें कहीं जाकर ये हो सकता है, वैसे बहुत मुश्किल है कि वो जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी, उस पर भी कुछ हो सके, वो सस्ती गैस अगर पाकिस्तान मिल सके। क्योंकि अभी तक तो यही है कि पाकिस्तान तो, चले चीन तो बर्दाश्त कर सकता है सैंक्शंस, आलमी सैंक्शंस, कि बड़े बड़े बैंक्स दुनिया के, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वो कारोबार नहीं कर सकती, तो चाहे वो गूगल जैसी कंपनियां हों, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो चीन शायद उसको बर्दाश्त कर लेगा जी सस्ता तेल मिल रहा है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। इस वजह से पाकिस्तान अभी तक ईरान के साथ उस तरह के एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा इंटरनेशनली, वरना बॉर्डर पर ये सब्जी वगैरह इस तरह की चीजें आती जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा बॉर्डर है, अच्छा सिक्योर भी हो जाएगा। जो ये हम गवादर में तकरीबकारी देख रहे हैं ईरान बॉर्डर से, और भी होती है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम उसको बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालिया जो ये सारा कुछ हुआ है, उसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि वो ईरान, कुलभूषण का मामला देख लें, वो भी ईरान से यहाँ पर आता रहा, यहाँ बलूचिस्तान में जहाँ पकड़ा गया वो। अब वो भी सिलसिला काफी कंट्रोल हो जाएगा। जिसके लिए सारा कुछ करता रहा, जिसको फैसिलिटेट करता रहा इंडिया को, अब उसका हालत तो ये है कि वो तो भाग गया। सर चाबहार उसके कंट्रोल में था एक तरह से, वो भाग गया। इंडिया तो यही चाह रहा था कि वो अफगानिस्तान में अपनी जो फुटिंग है उसको मजबूत करे, और वो जो मुतबादल जो बंदरगाह थी वो तो चाबहार की थी, चाबहार के जरिए से वो अफगानिस्तान में सारी ट्रेड हो रही थी। बिल्कुल सही। अब ईरान की भी आंखें खुली हैं, पता चला है कि इंडिया जो है वो सिर्फ, ये सारी दुनिया को पता है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा ये अगर एग्रीमेंट हो जाता है, और ईरान के लिए भी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
वहाँ जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी इसकी मंजूरी दे दी है, काबीना में ने भी दे दिया, बस पार्लियामेंट से मंजूरी के एग्रीमेंट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और ये पूरी दुनिया, खासतौर पर ये खिता, ये बदल कर रह जाएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।